together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. दिल से सुनो, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है सोसाइटी मैटर्स. सामाईन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम सोसाइटी मैटर्स में आपका खैर मकदम है. आप समात फरमा रहे हैं 90.0 FM. मैं आपकी होस्ट सदफ फातिमा. आज हम बातचीत करने वाले हैं मुस्लिम आबादी और आम समझ पर, और इस मौजू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद सर, जिनका ताल्लुक़ है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से. सर, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में. बहुत शुक्रिया. जैसे कि सामीन, आपने अभी सुना कि मुस्लिम आबादी और आम समझ, ये आज का हमारा मौजू है. तो मुस्लिम आबादी के एतबार से हम बात करेंगे, उनकी शादी के एतबार से बात करेंगे, उनके बच्चों के एतबार से बात करेंगे, लार्जर समाज में क्या समझ बनी हुई है, क्या कॉमन सेंस है, उनके हवाले से हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे. आमतौर पर कहा जाता है कि मुस्लिम समाज जो है वो मज़हब से बहुत मुतासिर है, और मज़हब की वजह से वो फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से 4 शादियाँ करते हैं, ज़्यादा बच्चे होते हैं. तो इस तरह की काफ़ी बातें हमें आम समाज में सुनने को मिलती हैं. तो ये बातें कितनी हकीकत हैं, कितना फसाना है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे. तो सर, मेरा आज का पहला क्वेश्चन यही है कि क्या कोई सीधा रिश्ता है रिलीजन और फर्टिलिटी फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड? क्या फैमिली प्लानिंग का होना, कितने बच्चे की पैदाइश होनी चाहिए, ये तय करना, बच्चों की तादाद तय करना, ये क्या पूरा का पूरा मज़हब से गवर्न होता है? बहुत अच्छा मौजू लिया है आपने. आबादी किसी भी मुल्क के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा भी है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेट भी है. हम बात करते हैं वेल्थ ऑफ द नेशंस की, तो आबादी अपने आप में एक बहुत बड़ी वेल्थ है किसी भी मुल्क के लिए. मुल्क का मुस्तकबिल भी आबादी के एतबार से तय होता है. आबादी कितनी है, आबादी कैसी है, आबादी की सूरत हाल क्या है, इस पे मुल्क का मुस्तकबिल तय होता है. इसलिए आबादी अहम है, और आबादी को समझना भी अपने आप में एक बहुत ही बारीक तहकीक का मुद्दा है. इसमें बड़ी बारीकियां हैं इसको समझने के लिए कि किसी भी समाज में आबादी कैसे बढ़ रही है या कैसे घट रही है. तो इसके उतार चढ़ाव को समझना एक बहुत ही बारीकी तहकीक का मुद्दा है. बदकिस्मती से ये सुर्खियां बहुत जल्दी ये मुद्दे पकड़ते हैं. अक्सर आप देखेंगे ख़ासतौर से हमारे मुल्क में फ़ौरन जैसी आबादी की बात आती है तो हिंदू बनाम मुसलमान की तरह बातें होने लगती हैं. तो ये सुर्खियां पकड़ने के लिए भी बहुत आसान मुद्दा है, लेकिन ये साइंस रिसर्च के हवाले से जब हम बात करते हैं तो ये मुद्दा बहुत ही बारीक है. और हमेशा जब हम किसी भी चीज़ को समझते हैं तो एक ही उसूल है उसका कि अगर हम कहते हैं कि किसी की आबादी बढ़ रही है या किसी के समाज की आबादी घट रही है,
कोई फैमिली प्लानिंग इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है, किन की पास एक से ज़ायद बीबी है, तो इसका एक ही उसूल है इसको समझने का कि आंकड़े क्या कहते हैं, एविडेंस क्या है, तहकीक क्या कहती है। तो हमें लगता है कि ख़ास तौर से हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, पूरे समाज को, हिंदुस्तानी समाज को, क्योंकि हमारा समाज और कोई भी समाज हो, अफवाहें तेज़ फैलती हैं। जो बारीक मुद्दे होते हैं, जो हकायक होते हैं, वो आसानी से नहीं फैल पाते हैं। इसलिए हमें एक आदत बनानी चाहिए कि जब भी इस तरह की चर्चा हो तो हमें देखना चाहिए कि उससे मुताल्लिक वो माकूल एविडेंस क्या है, वो माकूल ज़रिया क्या है जिसके ज़रिए हम उसको समझ सकें। लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि मुस्लिम की फर्टिलिटी जो रेट है वो ज़्यादा है, तो सर ये आप कैसे देखते हैं? ये ठीक कहा आपने। ये बहुत आम चर्चा में रहता है कि मुसलमानों के यहाँ बच्चे ज़्यादा होते हैं। जब हम फर्टिलिटी की बात करते हैं तो हम शरह पैदाइश की बात करते हैं कि एक अपने जो उसका प्रजनन काल है एक महिला का, उस दौर में वो कितने बच्चे पैदा करती है। और एक सर कहा जाता है कि मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, बल्कि लोग तो इस तरीके से कहते हैं कि मुल्क का नारा तो है हम दो हमारे दो, और वहाँ पर बात होती है कि वो 5 उनके 25, तो मुसलमानों में बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। अब इसमें हमें आंकड़ों को देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि बच्चे हैं तो ज़्यादा किस में हैं। तो पहले तो मैं सबके लिए, सामाइन के लिए ये बात बता दूं कि आंकड़ों को अगर हमें समझना है अपने मुल्क में, तो उसका सबसे जो एविडेंस बेस्ड ऑथेंटिक डाटा है वो हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का होता है, जो हमारी भारत सरकार और जो हमारे आला तरीन इदारे हैं जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, ये इदारे उसके आंकड़े इकट्ठे करते हैं। ये 90 की दहाई में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शुरू हुआ और आज 2021 में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 आया है। ये बताता है कि आज हमारे मुल्क की जो शरह पैदाइश है, फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 से घट के अब 2 पर आ गया है। हम मानते हैं कि किसी भी मुल्क की अगर शरह पैदाइश 2.1 पर आ जाती है तो इसका मतलब है कि आबादी में अब एक तवाज़ुन आ गया है और इससे पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि मुल्क एक तवाज़ुन वाली आबादी की स्थिति में चलेगा। हमारे यहाँ आज वो दर 2.1 से भी नीचे आ गई है, 2 पर आ गई। तो अब किसी की आबादी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि अब किसी की भी आबादी बढ़ नहीं रही है, बल्कि बहुत तेज़ी से घट रही है और हमारा मुल्क ने एक तवाज़ुन पर आ गई, जिसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। शरह पैदाइश का जो हमारी दर है वो आज 2 पर आ गई है। इसका मतलब एक कपल है, एक जोड़ा है, उसके 2 बच्चे हो रहे हैं, जो एक तवाज़ुन को बरकरार करते हैं। अब सवाल आता है कि क्या मुसलमानों की शरह पैदाइश बहुत ज़्यादा है? तो हमें ये देखना होगा कि शरह पैदाइश कहाँ पर ज़्यादा होती है, कैसे ज़्यादा होती है। जैसे मैंने कहा, अब तो हम बहुत दूसरे मरहले पे आ गए हैं। आज शरह पैदाइश की बात करने की ज़रूरत नहीं है, आज आबादी बढ़ रही है, किस तबके में इसकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज तो ज़रूरत है कि जो आबादी हमारी है और अब जो घट रही है, हम उसको कैसे बेहतर आबादी बनाएं, हम उसको कैसे अपनी उस आबादी को बेहतर आबादी बनाएं, उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल सवाल आपने पूछा है तो हम देखते हैं कि किस में आबादी ज़्यादा होती है, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो आंकड़े हैं, NFHS के ही आंकड़े लें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1 से लेके 5 तक अगर हम ये आंकड़े लें तो आप देखेंगे कि जो हमारी दक्षिण की, जो साउथ की जो हमारी रियासतें हैं, उनमें शरह पैदाइश आज से 20 साल पहले बहुत कम हो गई, बामुकाबले जो नॉर्थ की स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ की रियासतें हैं, उनमें उनके मुकाबले। क्यों? क्योंकि वहाँ तरक्की ज़्यादा थी, नॉर्थ की रियासतों में तरक्की कम थी। जहाँ तरक्की ज़्यादा है वहाँ शरह पैदाइश कम है, जहाँ तरक्की कम है वहाँ शरह पैदाइश ज़्यादा है। इसी तरीके से आंकड़े बताते हैं कि अगर हम आबादी में उन घरों को लें, उनकी माशी सूरत हाल के एतबार से, तो आंकड़े कहते हैं वो घर जिनकी माशी सूरत हाल आला तरीन है, मतलब हायर इकोनॉमिक स्टेटस पर हैं वो, और वो घर जिनकी माशी सूरत हाल बिल्कुल कमतर है, तो बिल्कुल कमतर वाले को लें और बिल्कुल बेहतर वाले को लें तो लगभग 2 बच्चों का फासला हो जाता है। कि अगर कमतर वालों में 4 बच्चे हैं तो बेहतर वालों में 2 बच्चे हैं। इसका मतलब है उनकी माशी सूरत हाल क्या है, इससे भी फर्क पड़ रहा है कि कहाँ आबादी, कहाँ शरह पैदाइश कम होगी और कहाँ ज़्यादा होगी। इसी तरीके से तालीम के एतबार से अगर आप लें तो आप देखेंगे वो परिवार जिनके पास, वो माँ बाप जिनके पास कोई तालीम नहीं है, 0 एजुकेशन, और वो जिन्होंने 12 साल तक तालीम ले ली है उससे ज़्यादा,
इसमें भी तकरीबन 2 बच्चों का फर्क हो जाता है। तो गोया कि कहने की बात यह है कि शरह पैदाइश का सीधा रिश्ता है कि जिस रियासत, जिस इलाके में आप रह रहे हैं, वहाँ तरक्की की सूरत हाल क्या है, जो लोग हैं उनकी माशी सूरत हाल क्या है, उनके यहाँ तालीम की सूरत हाल क्या है। अब बदकिस्मती से जब मुसलमानों को आप देखेंगे तो मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है वो जिन रियासतों में है, तो बड़ी आबादी मुसलमानों की नॉर्दर्न स्टेट्स में है, बिहार है, यूपी है, बंगाल है। ये इलाके तरक्की के एतबार से पिछड़े हैं। इन इलाकों में लिटरेसी रेट आप ख्वानदगी के हवाले से देखेंगे तो नाख्वानदगी बहुत ज़्यादा है। माशी सूरत हाल से भी लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो जब मुसलमान उन इलाकों में जहाँ तरक्की कम, जहाँ पर का लिटरेसी रेट ज़्यादा है, नाख्वानदगी जहाँ पर बहुत है, माशी सूरत हाल बहुत ही ख़राब है, तो जाहिर सी बात है जो लोग उन इलाकों में होंगे उनमें आपको शरह पैदाइश ज़्यादा मिलेगी। इसलिए बजाय इसको हम मुसलमानों के ऊपर थोपने के, हमें इसको थोपना होगा कि वो क्या कारण हैं, वो क्या वजूहात हैं जो आबाद शरह पैदाइश को बढ़ाते और घटाते हैं। आखिरी इसमें बात ये भी हमें समझने की ज़रूरत है, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, इन पूरे सालों में आप देखेंगे आज की तारीख में, तो जब आप ये देखेंगे कि माशी सूरत हाल क्या है, तो मुसलमानों की माशी सूरत हाल बहुत ख़राब है, तकरीबन दलितों के बराबर है या उनसे कम है। हायर एजुकेशन की तरफ भी आप जाएंगे तो आज की तारीख में मुसलमान हायर एजुकेशन के मामले में सबसे पिछड़े हुए हैं। तो उनकी पर कैपिटा इनकम भी पीछे है, उनकी तालीम भी पीछे है, वो उन रियासतों में है जो पिछड़े रियासतें मानी जा रही हैं। तो ये वजूहात हैं जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि मुसलमानों का जो आपको शरह पैदाइश है, वो ज़्यादा दिखती थी बामुकाबले दूसरी कम्युनिटी के टोटल एवरेज से। जैसे हिंदू के मुकाबले में मुसलमानों की शरह पैदाइश NFHS1 में काफ़ी ज़्यादा थी। आज तो वो दोनों का घटकर जो फ़र्क है वो 0.34 आ गया है, एक बच्चा भी नहीं है, इतना आ गया है। लेकिन उसी में अगर आप हिंदू दलित को देखेंगे, हिंदू कबाइल समाज को देखेंगे, तो उनकी शरह पैदाइश लगभग मुसलमानों की। तो कहने का मतलब है कि हमें बजाय इसका ढिंडोरा पीटने के कि मुसलमानों में ज़्यादा बच्चे हैं, हमें समझने की ज़रूरत है शरह पैदाइश बढ़ने या घटने की वजूहात क्या होती हैं। मुल्क ने आज तरक्की की, आज हम 75वें साल पर आ गए आज़ादी के, और उसके आगे आ गए हम लोग। इस बीच मुल्क ने बहुत तरक्की की, इसलिए शरह पैदाइश बहुत तेज़ी से कम हुई है, तमाम तबकात में कम हुई है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है हमें समझने के लिए कि अगर हम 1950s से लें आज, तो शरह पैदाइश बहुत तेज़ी से घटी है सभी मज़ाहिब में, और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा घटी। सामईन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद दोबारा से इस मौजू पे बात करेंगे। सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम सोसाइटी मैटर्स। You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। Oscar Wilde once said, "Be yourself, everyone else is already taken." उस फर्ज को अदा करो जो तुम्हारे करीब तरीन है। गोएटे। विनोबा भावे कहते हैं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए जहां ना आदर है, ना जीविका, ना मित्र, ना परिवार और ना ही ज्ञान की आशा। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute.
सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You're listening to Society Matters, Radio Manu 90.0 FM's Welfare Show. ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं मुसलमान आबादी और आम समझ पे, और हमारे साथ समाअत फरमा रहे हैं प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद साहब को। तो सर, जैसे अभी आपने हमें डेटा से रूबरू कराया, तो सर एक और इससे आगे मतलब एक क्वेश्चन बनता है कि ये भी कहा जाता है कि मुसलमानों की 4 शादियां करना उनके मज़हब के एतबार से उन्हें अलाउ है। 4 शादियां करेंगे तो 4 बच्चे भी होंगे। तो एक बहुत पॉपुलर स्लोगन भी है, जैसे अभी आपने कोट किया था कि हम 2 हमारे 2, वो 5 उनके 25। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? ये अक्सर समाज में काफ़ी चर्चा में रहता है कि मुसलमानों को उनके मज़हब के एतबार से 4 शादियां करना अलाउ हैं, 4 शादियां करना उनके लिए जायज़ हैं, वो 4 शादियां कर सकते हैं। अब सवाल यही है, मैंने कहा आंकड़े देखने चाहिए कि देखते हैं कि आंकड़े क्या कहते हैं। तो अगर मैं इसमें आंकड़े पर जाऊं तो सबसे हमारे सेंसस के हवाले से अगर आंकड़े पे हम जाएं तो लास्ट आंकड़े हमें 1971 के सेंसस के मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद सेंसस ने इस सवाल को लेना बंद कर दिया, ये आंकड़े शाया करने बंद कर दी। उसकी रिपोर्ट 1975 में आती है, जो सेंसस के आंकड़ों के बुनियाद पर है, जो रिपोर्ट हमें बताती है कि हमारे मुल्क में, भारत में एक से ज़्यादा शादी करना, एक से ज़्यादा बीवी रखने की सूरत हाल क्या है। और जब आप उसको मज़ाहिब के एतबार से देखेंगे तो ये भी बड़ा दिलचस्प है कि उसमें हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दर जो है एक से ज़्यादा बीवी रखने की, वो सबसे ज़्यादा आदिवासी समुदाय में है, उसके बाद बौद्ध समुदाय में है, उसके बाद जैन समुदाय में है, उसके बाद हिंदू समुदाय में है, और सबसे आखिर में मुसलमानों पे। तो अब आपने जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तोहमत मढ़ी, आंकड़े ये बताते हैं कि उन मुसलमानों के यहाँ अगर हम मज़ाहिब के एतबार से देखें तो तमाम मज़ाहिब के मुकाबले में मुसलमानों के अंदर के मुस्लिम समाज में एक से ज़्यादा बीवी रखने की परसेंटेज सबसे कम है। ये तो एक बात हुई। दूसरा, अक्सर मज़हब के हवाले से भी कहा जाता है कि उनको मजहबी तौर पर 4 शादियाँ वो कर सकते हैं, 4 बीवी रख सकते हैं। इसमें भी बड़ा ही हमें समझना होगा कि जो आलिम दीन है, मैं इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन उसमें भी काफ़ी बहस है, क्योंकि उसमें कहा जाता है कि कुरान शरीफ में कहा गया कि आप शादी करें 1, 2, 3, 4, अगर आप सबके बीच में बराबर से अदल इंसाफ कर सकते हैं। इस आयत को काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। कई मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने 4 शादियों को इलीगल करार दे दिया है, गैर कानूनी करार दे दिया, इस बुनियाद पर कि कुरान शरीफ में जो शर्त लगाई गई है कि क्या तुम बराबर से इंसाफ कर पाओगे, तो इंसान के बस में नहीं कि वो 4 बीवियों के साथ बराबर का इंसाफ कर पाए। तो उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल ऐसी है कि एक चीज़ आपको दी गई है, लेकिन दूसरी तरफ जो कंडीशन है वो आप पूरी नहीं कर सकते, इसलिए ये आपके ऊपर जायज़ नहीं है। और इस तरीके से कई ममालिक में हम देखते हैं कि इसको बाकायदा एक से ज़्यादा बीवी रखने को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया गया, वो भी कहाँ, मुस्लिम ममालिक में, और इसी आयत के एतबार से। तो दोनों एतबार से हमें बात को समझनी चाहिए कि अफवाहें, क्योंकि सुर्खियाँ जैसे मैंने कहा जल्दी बटोरती हैं, तो ये बहुत बड़ी एक अफवाह है, और समाज इसको अफवाह नहीं मानता है, समाज इसको हकीकत मानता है, क्योंकि आज ये हमारी आम समझ का हिस्सा बन गया। और जब कोई चीज़ आम समझ का हिस्सा बन जाती है तो वो हकीकत से ज़्यादा हकीकत लगती है। तो हमें समझने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ इस रेडियो प्रोग्राम के ज़रिए लोग मेरी बात पर दोबारा से तहकीक करेंगे, जाकर सेंसस की रिपोर्ट को खोजेंगे, उस रिपोर्ट में आंकड़े देखेंगे, तब उनको समझ में आएगा कि हमारे मुल्क में, खास तौर पर पढ़े लिखे तबके से मेरी इसमें ज़रूर अपील होगी कि हम अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करें और जाके इन आंकड़ों को देखें, इन रिपोर्ट्स को देखें, तब शायद हम अपनी भी गलतफहमियों को दूर कर पाएंगे और दूसरों को भी इसमें मदद करेंगे। जैसे अभी आपने बोला कि ये मिथ है, तो ये एक और क्वेश्चन बनता है इस पे भी कि ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम इसलिए भी बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं ताकि हिंदुस्तान की जो आबादी है उसका संतुलन गड़बड़ा जाए और मुसलमान कल को
अकलियत से अक्सरियत में बन जाए, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सभी बातें एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। तो अक्सर यही कि जो पूरा का पूरा नैरेटिव बनता वो यही बनता है कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, एक से ज़्यादा बीवी रखते हैं, और इसी तरीके से उनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते रहे तो कल को इस मुल्क में वो अकलियत से अक्सरियत बन जाएंगे। इसमें देखते हैं हमारे आंकड़े क्या कहते हैं। और आंकड़ों से पहले मैं आपको बताऊं कि जब हमारा लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था और उसके आबादी से मुताल्लिक आंकड़े 2015 में शाया हुए, जैसे ही वो आंकड़े शाया हुए, सेंसस कमिश्नर ने उनकी रिपोर्ट रिलीज की शाम में, अगले दिन सुबह आप देखिए अखबारों की सुर्खियां थीं कि मुसलमानों की आबादी में इजाफा, बढ़ रहा है मुसलमानों का प्रतिनिधित्व, घट रही है हिंदुओं की आबादी। और उसमें ऐसी ऐसी खबरें थीं लगभग तमाम अखबारों में, एक दो अखबारों को छोड़कर, जो बिल्कुल आंकड़ों से उल्टी थी। और हमने उसी वक्त उन आंकड़ों को, उन पूरी खबरों को इकट्ठा किया और एक साथ रखा, तो ऐसा लगा कि एक दो अखबार की जो असल खबरें थीं, जो सही आंकड़ों पर थीं, वो तो छोटी सी खबर बनी, वो तो बिल्कुल कम में रह गई। बाकी तमाम अखबारों, ख्वाह वो हिंदी के अखबारों, उर्दू के अखबारों, अंग्रेज़ी के अखबारों, तेलुगु के और इलाकाई ज़बानों के हों, सब में सुर्खियाँ थीं। अब हमें देखने की ज़रूरत है कि इसमें हकीकत क्या है। 2011 के आंकड़े बहुत खूबसूरत आंकड़े हैं, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि पहली बार जो ओवरऑल एब्सोल्यूट नंबर में हमारी आबादी घटना शुरू हुई। तो अब देखिए, उसमें एक अखबार में खबर आई कि हिंदुओं की आबादी घटी 0.8%, मुसलमानों की आबादी बढ़ी 24%। ये बाकायदा एक बड़े अखबार की हेडिंग थी, जिसमें पहला जुमला जो है छोटे हरूफ में लिखा हुआ था, बड़ा 24% वाला जुमला बड़े हरूफ में लिखा हुआ था। तो अब आप क्या कंपेयर कर रहे हैं? हिंदुओं की जो 0.8% घटने की आबादी को कंपेयर कर रहे हैं मुसलमानों की 24% बढ़ती हुई आबादी। अब यहां हमें समझने की जरूरत है कि रिसर्च में अक्सर हम कहते हैं कि आम को आप अमरूद से कंपेयर नहीं कर सकते। आम का कंपैरिजन दूसरे आम से होगा, दूसरे आम की वैरायटी से होगा। उसी तरीके से इसमें आप देखिए खबर, एक कई चीजें होती हैं जब हम आबादी को देखते हैं। तो एक होता है कि जो ओवरऑल आबादी है उसमें अलग अलग मजाहिब का परसेंटेज क्या, तनासब क्या है। कि जैसे हम कहें कि हिंदुओं की आबादी 80% है, दूसरे मजाहिब की बाकी जो अकलियतें हैं वो 20% हैं। तो उस हिसाब से ये एक बात हुई, ये तनासब के एतबार से हुई। दूसरी बात हम करते हैं डेकेडल ग्रोथ रेट की, कि पूरे के पूरे एक दशक में आबादी कितनी बढ़ी या घटी, वो डेकेडल ग्रोथ रेट होती है। अब ये जो खबर थी जिसके मैं हवाला दे रहा हूं, इसमें इन्होंने क्या किया कि एक तरफ तो जो तनासब है तमाम मजाहिब का ओवरऑल आबादी में क्या परसेंटेज है, उसको दिया कि हिंदुओं का 80% से घटकर वो 79 पॉइंट समथिंग हो गया, तो उन्होंने कहा कि 0.8% घटा। दूसरे जो 24% दिया वो बुनियादी तौर पर डेकेडल ग्रोथ रेट है। तो दो अलग अलग चीजों को मिला दिया। जबकि अगर हम परसेंटेज की बात करें तो जाहिर सी बात है, 2011 का सेंसस बताता कि हिंदूज की आबादी 80% से घट के 79 पॉइंट समथिंग हो गई। मुसलमानों की आबादी 13 पॉइंट समथिंग परसेंटेज से बढ़कर 14.2% हो गई, थोड़ा यहां पर बढ़ी। इसमें भी अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल पिछले डिकेड के मुकाबले में आबादी बढ़ी या घटी, तो आप इसमें देखेंगे कि पूरी आज़ादी के बाद से 1950 से लेकर अब तक डिजिटल ग्रोथ रेट में सभी मजाहिब के मुकाबले में, सभी मजाहिब में बहुत तेजी से गिरावट आई है। और उस गिरावट में मुसलमानों में सबसे ज्यादा गिरावट है। तो जो अच्छी चीज थी उसको हमने बुरी करके पेश कर दिया, ये हमें समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से बहुत ही आम समझ में, क्योंकि हमें अखबारों को सुर्खियां बटोरनी होती हैं, तो कई बार हम अच्छे आंकड़े बहुत ही बुरी तरीके से उनको पेश कर देते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि अखबार कोई आम आदमी नहीं चलाता है। अखबारों में जो खबरें आती हैं वो कोई आम आदमी नहीं लिखता, बल्कि वो बड़े अहले सलाहियत होते हैं। लेकिन जब इतने अच्छे तालीम रखने वाले, सलाहियत रखने वाले लोग जब अखबारों में ऐसी सुर्खियां लाते हैं, तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है किसी भी मुल्क के लिए कि हमारी मीडिया भी अपने सरोकारों की एतबार से, अपने फ़राइज़ के एतबार से शायद उतनी सजग नहीं है। सर, जैसे अभी आपने बताया कि क्या मिथ है, क्या डेटा है, तो एक और क्वेश्चन बनता है कि जैसे ओवरऑल अगर आबादी के हवाले से बात करें तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम आबादी को कैसे देखना चाहिए हमें आबादी को? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आबादी किसी भी मुल्क के लिए एक असेट है।
एक असेट है, क्योंकि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल आबादी के हवाले से होता है। आज हिंदुस्तान आबादी के हिसाब से अगर हिंदुस्तान की आबादी की बात करें तो हिंदुस्तान बहुत ही अहम मोड़ पर है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे पास यूथ पॉपुलेशन जो है वो उसका तनासुब बढ़ रहा है, ज़्यादा है दूसरे ममालिक के कंपैरिजन में, और आने वाले अभी 10 साल काफ़ी इसमें इजाफा होगा। इसका मतलब ये है कि आज हमें आबादी को अब इस बहस में देखने की ज़रूरत नहीं है कि किस मज़हब की आबादी बढ़ रही किसकी घट रही, क्योंकि बदकिस्मती से हम आज भी सुनने को मिलते हैं कि कभी कोई रियासत में कहा जा रहा है कि हमें आबादी पर कानून लाना है, कभी एक रियासत के वज़ीर आला कहते हैं तो कभी दूसरी रियासत के वज़ीर आला कहते हैं कि हमें आबादी का कानून लाने की ज़रूरत है। आज हमें आबादी घटने बढ़ने के एतबार से कानून लाने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी आबादी को देखना है कि हमारे पास जो सबसे खूबसूरत मौका आ रहा है, जो तमाम ममालिक की तारीख में एक दो बार आता है, हिंदुस्तान की भारत के एतबार से, आबादी के एतबार से ये मौका हमें मिल रहा है। इसलिए हम लोग बात करते हैं आज ये यंग इंडिया है, युवा भारत है। अब इस युवा भारत को वाकई में हमें एक एसेट बनाना है, तो हमें ज़रूरत है कि जो हमारे युवा आ रहे हैं उनके लिए हम बेहतर से बेहतर शिक्षा, बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य और बेहतर से बेहतर रोजगार के मौके बनाएं। और यही आबादी की भी बात जुड़ती है, उसी के एतबार से कॉन्ट्रासेप्शंस की भी बात आती है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स की भी बात आती है, परिवार नियोजन की। तब हमें इन युवाओं के पास आसानी से और बेहतर तरीके से उनके पास परिवार नियोजन की सामग्री भी उपलब्ध होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि इसका भी बड़ा किरदार होता है परिवार नियोजन के एतबार से। इसमें भी बहुत मिथ हैं। शुरू में बहुत कहा जाता था कि मुसलमान परिवार नियोजन इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये भी एक मिथ है कि उनके मज़हब के एतबार से परिवार नियोजन जो है, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, वो इस्तेमाल नहीं करते। मैं समझता हूँ ये भी अपने आप में एक मिथ है, क्योंकि जब आप आंकड़े देखते हैं और आंकड़ों में अगर आप ये देखें कि पिछले 20 साल में, पिछले 30 साल में कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट है, जिसको हम हमारे यहाँ हर साल के आंकड़े आते हैं, CPR कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, उसको भी अगर आप देखेंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट धीरे धीरे बढ़ा है तमाम मज़ाहिब में। और इसमें भी बढ़ने की अगर रफ्तार देखेंगे तो इसमें भी मुसलमानों की कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, मुसलमानों के अंदर बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ी है। सामईन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम इस मौजू पर फिर दोबारा बात करेंगे। सुनते रहिए हमारा रेडियो प्रोग्राम। आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक उर्दू ज़बान के उन शहदाइयों में से हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस ज़बान की खिदमत में सर्फ कर दी। वो कस्बा हापुड़ में पैदा हुए। बचपन ही से पढ़ने का बेहद शौक़ था। 1894 में MAO कॉलेज अलीगढ़ से BA का इम्तिहान पास करने के बाद पंजाब और हैदराबाद में मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद में बतौर प्रिंसिपल काम किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू के सदर और प्रोफेसर रहे। अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और ज़िंदगी भर उस इदारे की तरक्की और कामयाबी के लिए जी जान से कोशिश करते रहे। अंजुमन की जानिब से मौलवी अब्दुल हक की इदारत में एक सेमाही अदबी रिसाला उर्दू जारी हुआ, जिसने तहकीकी, इल्मी और अदबी मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने LLD और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने D.Litt की एजाज़ी डिग्रियां देकर मौलवी अब्दुल हक की मजमूई खिदमात का एतराफ़ किया। आज़ादी के बाद वो पाकिस्तान चले गए और कराची में उनका इंतकाल हुआ। मौलवी अब्दुल हक एक मुहक़्क़िक़, सवाने निगार, ज़बानदां, लुग़त नवीस, माहिर क़वायद और साहब तर्ज इंशा पर्दास थे। उनकी तहरीरों पर हाल ही का सबसे ज़्यादा असर है। बोलचाल की सादा ज़बान में पुरखुलूस जज्बात का बेलाग इजहार करते हैं। हर बात खूब सोच समझ कर लिखते हैं। इबारत में उलझाव नहीं। मुश्किल ज़बान लिखने वालों को वो उर्दू ज़बान का दुश्मन कहते थे और आसान ज़बान लिखने पर जोर देते थे।
उर्दू ज़बान में कदीम किताबों की तदवीन, तरतीब और इशाअत उनका बहुत बड़ा कारनामा है। इन किताबों पर उनके मुकदमात उर्दू अदब का कीमती सरमाया हैं। अंग्रेज़ी उर्दू लगत और उर्दू ज़बान की कवायद का बुनियादी काम भी मौलवी अब्दुल हक की कोशिशों का नतीजा है। दोस्तों, ये थे बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक और उनके अदबी कारनामे। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to अर्ज किया है। Keep listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं सोसाइटी मैटर्स, रेडियो मानू 90.0 FM का वेलफेयर शो। सामीन, एक बार फिर से खैर मकदम है हमारे इस कम्युनिटी रेडियो प्रोग्राम सोसाइटी मैटर्स में, और आज का हमारा मौजू है मुस्लिम आबादी और आम समझ। सर, जैसे अभी आपने बात किया कि फैमिली प्लानिंग की तरफ इशारा किया, तो आज भी ये ठोस राय बनी हुई है कि फैमिली प्लानिंग जो है वो मुस्लिम आबादी यूज़ नहीं करती है, इसके ख़िलाफ़ है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, मैंने जैसा इशारा किया कि ये भी एक आम राय बनी हुई है कि फैमिली प्लानिंग का, परिवार नियोजन के जो साधन हैं वो आमतौर पे मुस्लिम समाज इस्तेमाल नहीं करता, और उसकी बड़ी वजह ये है कि मुस्लिम समाज मानता है कि उनके मज़हब के ख़िलाफ़ है। लेकिन इसमें फिर मैं वही बात कहता हूँ कि आंकड़ों को देखने की ज़रूरत है। तो अगर हम आंकड़े देखें, जैसे मैंने पहले कहा, एक 10-20 साल के हम आंकड़े देखें, तो इसमें जो फैमिली प्लानिंग के साधनों के इस्तेमाल करने की जो शरह है, जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट है, वो पूरे मुल्क में तमाम मज़ाहिब के, तमाम आबादी में वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस बढ़ने की रफ्तार में भी मुसलमानों के अंदर ये तेज़ रफ्तार से बढ़ा है। अब उसमें बात आती है कि कुछ फैमिली प्लानिंग के जो तरीके हैं उनको हम टेम्परेरी मेथड्स कहते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, जैसे कंडोम हैं, पिल्स हैं, गोलियां हैं, इंजेक्टेबल्स हैं, जिनको हम टेम्परेरी मेथड बतौर बात करते हैं। और दूसरा तरीका नसबंदी का तरीका है, जिसको हम कहते हैं परमानेंट मेथड। अब इसमें भी बहस होती है कि अगर लोग टेम्परेरी मेथड तो इस्तेमाल कर लेते हैं, परमानेंट मेथड नहीं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे पूरी हमारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट है, इसमें आज भी 70% से ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो स्टरलाइजेशन की है, वो नसबंदी की है। इसका मतलब है आज भी इस मुल्क में जो बड़ी आबादी घटना शुरू हुई, परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, उसमें बड़ा किरदार औरतों ने निभाया है, माओं ने निभाया है बनिस्बत मर्दों की। मर्दों में तो एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया इमरजेंसी के वक्त, और उसके बाद से लगा कि नहीं, मर्दों पर इस पर चर्चा नहीं करनी है, ये राजनीति के तौर पे बड़ा ख़राब होगा, तो वो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ ही औरतों पर आ गया। मुसलमानों में भी अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने कहा, आंकड़े बिल्कुल बता रहे हैं कि मुसलमानों में ये इस्तेमाल हो रहा है। मैं सोशल वर्क का तालिब इल्म हूँ, ज़मीनी तौर पर हमने काफ़ी काम किया, और आज से अगर मैं 25 साल पहले जाऊँ, जब मैं गाँव में जाकर और इस मौजू पर काम कर रहा था और ख़वातीन से बात कर रहा था, आप उस वक्त देखिए वो माएँ कब जा रही हैं स्टरलाइजेशन के लिए, नसबंदी के लिए, जब उनको लग रहा है कि उनके 4 बच्चे हो गए हैं। अब परिवार की जो सूरत हाल है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। घर में चर्चा करेंगी तो लोग मना कर देंगे, तब वो खामोशी से जाकर जा रही हैं और नसबंदी कराकर आ जा रही हैं। इसका मतलब एक औरत उस सूरत हाल में फैसला ले रही है जब उसको लग रहा है कि उसके घर की बेहतरी के लिए, उसके घर को बेहतर चलाने के लिए अब और बच्चे वो नहीं संभाल पाएंगे और बच्चों को बेहतर तरीके से नहीं पाल पाएंगे, तब वो फैसला लेकर जा रही है, और फिर पूरा परिवार भी उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है। हमने ऐसी भी सूरत हाल देखी हैं जहां आप कैंप लगाइए, लोग बुरके में भी आके ख़वातीन आकर उसमें जो टेम्परेरी मेथड्स हैं, कंडोम्स हैं, पिल्स हैं, वो आकर ले जा रही हैं। इसका मतलब है समाज में उसकी ज़रूरत है और समाज के लोग लेके जा रहे हैं। तो पहला तो ये है, आंकड़े बिल्कुल साफ तौर पर बताते हैं कि ये बड़ी अफवाह है, और शायद कई बार सियासत के तरीके से भी अफवाह हकीकत बना दी जाती है कि मुसलमान फैमिली प्लानिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, खाली उनको जोर है उनका आबादी को बढ़ाने में। आंकड़े इसके बरक्स हैं बिल्कुल,
और दूसरे भी ममालिक की अगर आप बात करेंगे जिनको हम कहते हैं मुस्लिम ममालिक, जो मुस्लिम अक्सरियत के ममालिक हैं, आप देखेंगे उनमें बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहां बाकायदा तौर पर, बाकायदा तौर पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किए गए। तो अब ये बहस की जा सकती है लोगों की, अपनी जो इस्लामिक एक्सपर्ट्स हैं उसके ऊपर, लेकिन ये बिल्कुल एक सीधी हकीकत है, ये बिल्कुल एक सीधी हकीकत है कि हिंदुस्तान में भी और दूसरे ममालिक में भी फैमिली प्लानिंग का चलन काफ़ी तेज़ी से मुसलमानों के अंदर बढ़ा है। इसलिए उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाना बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज हम बात कर रहे थे फर्टिलिटी, फैमिली प्लानिंग के हवाले से, किस तरह की शादी को, बच्चों को पैदा करना, फैमिली प्लानिंग को किस तरह से देखा जाता है अलग अलग समाज में, अलग अलग रिलीजन में। तो सामईन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में बने रहने के लिए। और आखिर में प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें इतने डेटा से रूबरू कराया। सामईन, अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। You are listening to Society Matters on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।